मैडम क्यूरी फेलोशिप जो मैं पढ़ के आया उसके लिए आपको चयनित किया गया है। दुनिया भर से सारे साइंटिफिक जगत के जितने रिसर्चर होते हैं सारे लोग अपना अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो मेरा जो प्रपोजल था उसमें हम लोग कैंसर और इमेजिंग से लेकर बायोमेडिकल इमेजिंग की रिसर्च को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैंसरस सेल के डिटेक्शन के लिए हम लोग जो है कि टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी एक नॉन आयनाइजिंग टेक्नोलॉजी है। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हमारे साथ बेहद ही होनहार युवा वैज्ञानिक अंशु सरन जी हैं। अंशु सरन जी बस कुछ ही दिनों में स्वीडन जा रहे हैं क्योंकि इन्हें प्रतिष्ठित जो दुनिया की प्रतिष्ठित मैडम क्यूरी फेलोशिप है वो इन्हें मिल रही है। उसके तहत तकरीबन 2 करोड़ 33 लाख रुपए इनके जीवन में किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में और रिसर्च कर सकते हैं और प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए इन्हें दिया जा रहा है। अंशु सरन जी, आपका भारत तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो मैं आपकी हिस्ट्री जानूंगा कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, लेकिन मैडम क्यूरी फेलोशिप जो मैं पढ़ के आया उसके लिए आपको चयनित किया गया है। आप स्वीडन जाएंगे और जिस विधा में है उसमें और ऊपर तक रिसर्च करेंगे। क्या कुछ हो रहा है इसमें? मैडम क्यूरी फेलोशिप हर साल जो है लगभग पूरे दुनिया भर से सारे साइंटिफिक जगत के जितने रिसर्चर होते हैं सारे लोग अपना अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। तो लगभग 1 साल तक इवेल्युएशन चलता है और जिन लोगों का प्रपोजल कई स्टेज के बाद जो है कि आगे जाता है उन लोगों को उन्हीं लोगों में से चयनित किया जाता है। और इनमें सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि ज़्यादातर प्रपोजल का साइंटिफिक और सोसाइटल इम्पैक्ट दिखते हैं। तो इसमें ज़्यादातर प्रपोजल इस तरह से होते हैं जो हेल्थ केयर या पर्यावरण संरक्षण इन सारी चीज़ों पे साइंस का क्या योगदान है, साइंस कैसे इन सारे समस्याओं का हल निकालता है, इन सारी चीज़ों को देख के ही वो लोग चयनित करते हैं। तो मेरा जो प्रपोजल था उसमें हम लोग कैंसर और इमेजिंग से लेकर बायोमेडिकल इमेजिंग की रिसर्च को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे प्रपोजल कैंसर और सुपरफिशियल कैंसर हम लोग बोल सकते हैं जिसे जो सतह पे जैसे ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर या आपको कैंसर की जो विविध स्वरूप हैं, विविध बीमारियां, उसको लेकर काम करने के लिए मौका मिला है। तो अगर मैं जानना चाहूँ तो हिंदुस्तान से इस बार कितने लोग थे और कितने लोगों को मौका मिला? आप बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहेंगे, कितने लोग थे इसमें? एक्चुअली ये जानकारी तो यूरोपियन कमीशन दे सकती है। ये जानकारी मेरे पास नहीं है कि हिंदुस्तान से कितने लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन ये प्रतियोगिता सारे देशों के लिए खुली प्रतियोगिता होती है। और हम लोग बोल सकते हैं कि हर साल यहाँ पे 20,000 दुनिया भर से 20,000 लगभग 10,000 20,000 10,000 से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और अंशु सरन जी आप उसमें चयनित हुए हैं। आप स्वीडन जाएंगे, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपकी जो यात्रा रही है, आपने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी जो इस समय दुनिया में को अपने चपेट में ले रखी है, जो कभी नहीं सुनते थे किसी घर में, वैसे घर में भी हो रहा है। तो ये जो यात्रा रही है, कैसे आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, इंजीनियरिंग किया आपने, बीटेक एमटेक, क्या क्या सफ़र रहा है यहाँ तक जाने के लिए? जी, मैंने स्कूलिंग तो अपने यहीं से पास में जेपी मेहता इंटर कॉलेज से की। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैंने फिर प्रयास किया। और इंजीनियरिंग के लिए मुझे सबसे पहले तो एक काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, भारत के काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था मुझे। फिर वहाँ पे मैं उस कॉलेज को मैंने रैगिंग की वजह से छोड़ दिया, जो कि कोचीन यूनिवर्सिटी जो कि भारत की प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है, उसको मैंने रैगिंग की वजह से छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे लखनऊ में एक निजी प्राइवेट क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैंने स्नातक किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से स्नातक के दौरान ही मतलब मैंने अंतिम वर्ष में मेरा रिसर्च की ओर इंटरेस्ट था और मैंने गेट का एग्ज़ाम मैं गेट का एग्ज़ाम मैंने लिखा। और उस एग्ज़ाम में मैंने अपने अंतिम वर्ष भी
स्नातक के अंतिम वर्ष में ही मैंने जो है उस एग्ज़ाम को क्लियर किया। फिर मैंने 11 में उसको 11 में स्नातक कंप्लीट किया और 11 में ही मैंने परास्नातक में एमटेक में मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन में किया और मैंने IIIT इलाहाबाद से परास्नातक किया। फिर उसके बाद वहाँ पे रिसर्च को इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने वहाँ पे अपने सुपरवाइज़र वहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर नीतीश पुरोहित थे, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे बताया कि तुम IIT BHU के लिए कोशिश करो और वो इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है। और फिर उसके बाद मैंने नेट और JRF के एग्ज़ाम में मैं बैठा और उस एग्ज़ाम में भी मैंने जो है कि मुझे बोल सकते हैं कि सौभाग्यवश मुझे पहली बार में ही सफलता मिल गई। और फिर उसके बाद मैंने जो है IIT BHU में दाखिला लिया और यहाँ पे मेरा क्षेत्र माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में था। हम लोग यहाँ पे वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते थे। वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का पुराना स्वरूप है और इसकी ख़ास बात यह है कि ज़्यादातर आप जितनी भी आप जैसे कि अभी एक लंबी बहस चलती है कि लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग और साइंस, और यही अभी आप देखे होंगे कि एक बहुत ही बड़े दुनिया भर के एक बहुत बड़े उद्यमी हैं एलॉन मस्क, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि साइंस और इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ आगे है, और एक ब्रिटिश अमेरिकन साइंटिस्ट थे उनसे भी ये चीज़ पूछी गई तो वो बोलते हैं कि ज़्यादातर साइंटिफिक डिस्कवरी वो किसी न किसी जो है इंजीनियरिंग के आविष्कार से ही निकली है। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पे काम करेंगे और नई नई खोजों के लिए जाएंगे। तो वैक्यूम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली IIT BHU में जो भी हम लोग सूक्ष्म तरंग नलिका शोध पे जो भी हम लोगों ने काम किया, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग ज़्यादातर जो है कि साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए हम लोग जाएं। और हम लोगों ने मेरा काम उस समय था थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि जिसको बोल सकते हैं पृथ्वी पे सूर्य बनाने का काम हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद ये तो मेरा जो है कि ये मेरी जो है कि एकेडमिक में मेरा ये रोल रहा। ये काम आप DRDO में भी रहे, आपने बताया कि आप DRDO की सेवा कर चुके हैं। उसके बाद अब आप जा रहे हैं स्वीडन, मैडम क्यूरी जो कि बहुत दुनिया की नामी साइंटिस्ट रही हैं, उनके फेलोशिप में आपका चयन हुआ है। तो आगे की क्या योजना रहेगी? आप हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहेंगे एक वैज्ञानिक, और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे बाकी लोगों को? मैडम क्यूरी फेलोशिप का जो एक मूल मैडम क्यूरी फेलोशिप देने का एक जो मूल उद्देश्य है यूरोपियन यूनियन का, वो ओपन साइंस प्रैक्टिसेस चाहते हैं कि खुले तौर पे हम लोग साइंस की जो भी विज्ञान से जुड़ी हुई जो भी हम लोग प्रैक्टिस करें, हम लोग उसको खुले तौर पे करें ताकि दुनिया भर में नॉलेज और विज्ञान का जो प्रसार जो है कि खुले तौर पे हो। और यही मेरा जो है कि मूल है कि मेरा जो मूल उद्देश्य है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखूँ और नॉलेज ट्रांसफ़र हो। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो हम लोग 10 पेज का प्रपोजल लिखते हैं, उसमें लगभग 1 पेज का प्रपोजल हम लोग नॉलेज ट्रांसफ़र पे लिखते हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होगा थ्रू द होस्ट टू जो भी आपके एप्लीकेंट हैं। तो नॉलेज ट्रांसफ़र एक जो है कि बड़ा उद्देश्य होता है मैरी क्यूरी फेलोशिप का, कि आप वो चाहते हैं कि दुनिया भर में नॉलेज का ट्रांसफ़र जो है कि खुले तौर पे हो। आप वो प्रेरित करते हैं कि आप किसी भी रिसर्च को ओपन सोर्स में पब्लिश करिए, किसी भी रिसर्च को आप पेटेंट कराने से पहले उनसे डिस्कस करें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि रिसर्च जो है कि किसी सीमित दायरे में रहे और उसका औद्योगिक फ़ायदे के बजाय वो लोग सामाजिक फ़ायदे का उद्देश्य रहता है। और इसी जी आप कह रहे हैं कि उनका औद्योगिक फ़ायदे के बजाय सामाजिक फ़ायदा है और विचार का जो खुलापन होना चाहिए, कोई भी चर्चा के साथ ही कार्यक्रम होना चाहिए। तो आप जब ये चीज़ें करेंगे तो आपको नहीं लगता कि देश में या हमारे हिंदुस्तान में, अगर मैं अपने देश की बात करता हूँ, कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में जन्म ले चुकी है, किसको हो जाए मालूम नहीं। तो उस पीड़ा को आप कैसे देखते हैं और आप क्या करना चाहेंगे, अपना क्या योगदान होगा? चूँकि मैं भारत में मतलब हम सभी लोग भारत में हेल्थ केयर से परिचित हैं और हम लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ तकनीकों का थोड़ा अभाव है। चीज़ें बदल रही हैं लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बदलना बाकी है। और हम लोग
तकनीकों का विकास और तकनीकों को इस तरीके से कि उनकी कॉम्पेटेबिलिटी और उनका कॉम्पैक्टनेस उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचाने की कोशिश रहे। जैसे कि हमारा एक वहाँ पे हम लोग 2 प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है कि कैंसर के डिटेक्शन के ऊपर और एक है कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर। जैसे हम लोग उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायरलेस के मीडियम के थ्रू हम लोग कैंसरस सेल को या ट्यूमरस सेल को प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया भर में वो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, जो कि इलेक्ट्रॉन हल्के पार्टिकल होते हैं और इसलिए वो स्कैटर्ड हो जाते हैं पेशेंट के पास जाने पे। लेकिन हम लोग जो है एक प्रोटॉन, जो हमारी जो डिवाइस होगी वो प्रोटॉन एक्सीलरेटर को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और प्रोटॉन जो है भारी होते हैं तो वो फोकस होते हैं और उसमें हम लोग एक्यूरेट एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएंगे लोकलाइज सेल पे। तो हमारा जो भी हमारा जो उद्देश्य है कि कैंसरस सेल को डैमेज करना, हम कैंसरस सेल को ही डैमेज करेंगे, हम लोग कैंसरस सेल के नेबरिंग हेल्दी सेल को नहीं डैमेज करेंगे। तो एक तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो इलाज की एक्यूरेसी वो बढ़ जाए। दूसरी चीज़ ये कि इलाज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फुटप्रिंट है, जैसे कि आप एक रेडियोलॉजी सेंटर बनाते हैं, उसका फुटप्रिंट है, उसका फुटप्रिंट छोटा हो ताकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो वो छोटा हो। डिसेंट्रलाइज भारत के जैसे देशों में जो कि जहाँ पे गांव में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो डिसेंट्रलाइज मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कॉम्पैक्टनेस पे काम करेंगे। और इसके अलावा कैंसरस सेल के डिटेक्शन के लिए हम लोग जो है कि टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी एक नॉन आयनाइजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें जैसे एक्सरे के उलट है, एक्सरे की हम लोग एक सीमित मात्रा ही दे सकते हैं। एक्सरे डेंजरस है, हेल्दी नहीं है शरीर के लिए, कुछ सीमित मात्रा में ही दिया जा सकता है। इसके उलट टेराहर्ट्ज इमेजिंग जो है कि नॉन आयनाइजिंग है, ये बायोलॉजिकली हार्मफुल नहीं है। लेकिन टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन है कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो हमारा जो जल है वो बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम लोग इसमें सरफेस पे ही पेनिट्रेट कर पाएंगे, पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करना टेराहर्ट्ज से मुश्किल है। तो ये इसका बेनिफिट भी है। तो इस वजह से हम लोग जो है कि सुपरफिशियल कैंसर्स जैसे कि ब्लड या स्किन पे जो हो रहे हैं उसको बहुत ईजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मूल्य उद्देश्य कैंसरस सेल के डिटेक्शन और कैंसरस सेल के डैमेज उनको जो है ख़त्म करना। हम बात कर रहे थे अंशु सरन जी से, युवा वैज्ञानिक जिनका चयन मैडम क्यूरी फेलोशिप के लिए हुआ है, और आप बता रहे हैं कि किस तरीके से कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं और किस तरीके रोका जाए, हिंदुस्तान को क्या दिया जा सके। क्योंकि देखिए, आप पढ़ने विदेश जाएंगे, वहाँ पे रिसर्च होगा, उसका उपयोग किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो सकता है, वो आप बता रहे थे। आपको भारत की तस्वीर से बात करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मंगलमय जीवन की आपकी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। धन्यवाद। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।